तो हेलो, आज हम एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी ब्रीफली हम रिवाइज करेंगे तो एक सेपरेट रजिस्टर ले लेंगे, उसी में हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, यस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग भी करते जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस भी करते जाएंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखते जाएंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें बोल रहा है जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लिविंग भी देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी बोलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या हो गई कि जब हम अपने आसपास देखते हैं लिविंग चीज़ें भी देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी देखते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। इसमें बोल रहा है कि हम जब इसको देख कर हमको आश्चर्य होता है, मतलब एक हम आश्चर्य होता है या फिर हम सोचते हैं व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ये बोलता है कि इनको देखकर हमको आश्चर्य होता है या फिर हम सोचते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्या चीज़ बनाती है, ये बोला गया। तो व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, इसका मतलब यही बोलना चाहता है। ठीक, इसमें तो कोई वो नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनी, मतलब इनएनिमेट का मतलब हो गया कि नॉन लिविंग चीज़ें। थिंग्स डज नॉट हैव विच आर लिविंग। इसमें बोला गया क्या ऐसी चीज़ है, इनएनिमेट का मतलब होगा नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग, मतलब ऐसी चीज़ जो जीवित। इसमें बोला गया व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच 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 थिंग विच। इसमें बोला गया विच आर लिविंग, मतलब इसमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग के पास है और नॉन लिविंग के पास नहीं है। तो एक इसका जो आंसर है, आंसर टू दिस है प्रेजेंस ऑफ सेल्फ। तो यहाँ से पहला जो हम नोट्स लिख सकते हैं, जहाँ से पहली चीज़ हम लिख सकते हैं वो क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन जो आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग लिविंग दैट इंश्योर दिस इज लिविंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है जो अपन सोच सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ जो लिविंग के पास है जो नॉन लिविंग के पास नहीं। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ सेल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग के पास नहीं, नॉन लिविंग के पास। उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल। तो अब यहाँ पर बोला द बेसिक यूनिट ऑफ सेल से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इज ऑल लिविंग। मतलब ये बोला गया है जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है। ठीक है, तो ये हम नोट लिख लें कि ना लें? चलो इसको नहीं लिखते, ये तो ये ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट लाइफ है। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? इसमें बोला गया कि सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है। तो हम इन्हें एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लिविंग चीज़ें देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें। दूसरा हमने इसमें पढ़ा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है। तो हमारा क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल। ये दूसरा इसमें हमने पढ़ा कि जो सेल क्या है? सेल है बेसिक यूनिट लाइफ है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसमें बोला गया सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, सारे मिलकर कैसे सेल से मिलकर ही बनते हैं। सम ऑफ कुछ सिंगल सेल्स हैं, सम ऑफ कंपोज ऑफ सिंगल सेल। कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। तो सिंगल सेल जैसे होगा, सिंगल सेल मतलब एक ही, जैसे हमारा अमीबा क्या होता है? अमीबा कैसे? अमीबा ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना, अमीबा होता है ना, तो उसके अंदर सिंगल सेल होता है। तो वो कैसे बनता है? वो सिंगल सेल, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और कुछ क्या होते हैं? बहुत सारी सेल्स, सम ऑफ कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। कुछ क्या होते हैं? कई सेल्स, कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं, बोल सकते हैं। क्वेश्चन है विच इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन ए नंबर है यहाँ पर डाल देते हैं अमीबा, दूसरा यहाँ पर डाल देते हैं
बैक्टीरिया, तीसरा यहाँ पर डाल देते हैं पैरामीशिया, और डी यहाँ पर डाल देते हैं और। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका डी हो। क्यों होगा, क्योंकि सारी चीज़ें, ये सारे जो होते हैं, अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, पैरामीशियम हो, या सारी चीज़ें कैसे बने होते हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कौन कौन आता है। तो जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें बात कर लेते हैं। तो हमारा मोनेरा आता है, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर हमारा फंजाई आती है, फिर आती है प्लांटी आती है, और एनिमेलिया आती है। ठीक है, तो जो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। और ये जो होती हैं प्लांटी, एनिमेलिया, ये हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। इस कारण इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। अब आता है यहाँ पर व्हाट इज अ सेल। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ में, व्हाट इज सेल। तो हम यहाँ पर बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे हमने अमीबा की बात की। ठीक है, तो इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब अकेले रह सकता है। जैसे अमीबा देखो अकेले रह सकता, अकेले सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, एंड परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो इस ए इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ सकी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहते हैं मतलब अकेले रह सकते हैं। ठीक है, और परफॉर्म कर सकते हैं सारे फंक्शंस, मतलब जरूरी जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। जैसे अमीबा होता है क्या, फूड को इंटेक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। इस कारण सारे इसेंशियल फंक्शन कर सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, इसके अलावा सारे इसेंशियल फंक्शन करते हैं। फिर इसमें बोला गया एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसमें बोला गया एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब इसमें बोला गया सेल से कुछ भी कम, सेल से कम है मतलब, सेल से कम है मतलब जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हमारा होता है साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो हमारा सेल नहीं है, क्योंकि सेल से नीचे आता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, मतलब सेल से कुछ भी कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग, उसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे। तो वो नॉन लिविंग तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है मान ले, बट सेल से कुछ भी कम है। ठीक है, यस, तो हमारा नॉन लिविंग चीज़ें होंगी। सेल से कुछ भी कम है तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ओ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब वो अकेले जी नहीं सकता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है तभी जिएगा। ठीक है, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो नहीं जिएगा, तो इसका मतलब यही बोला गया। ठीक है, यस, उसके बाद बोले यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट है यहाँ पर सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही चीज़ बोला गया, मतलब सेल जो है वो सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बॉडी बनाते अभी हमने बात किया, तो बॉडी सेल मिलकर क्या हम टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक बॉडी बन जाती है जैसे ह्यूमन बॉडी, वही बोला गया, और सारे फंक्शन करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम बना लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टफ होगा वो बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है विच नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब किसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मान लेते हैं हम राइबोसोम हो गया। ठीक है, बी मान लेते हैं हम नर्व सेल हो गई, सी हम मान लेते हैं नर्व सेल, इसके बाद हम मान लेते हैं हम, चलो कुछ भी मान लेते हैं, कौन सी सेल मान लेते हैं, नर्व सेल, कोई भी सेल मान लेते हैं, कैसे जैसे एपिथेलियम सेल हो गई। ठीक है, यस, और डी मान लेते हैं नॉन। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस कौन रहेगा, जो सेल से छोटा, ये तो एक प्रकार की सेल, एक प्रकार की सेल हो गई, लेकिन जो राइबोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल से छोटा हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा ए। ठीक है, यस, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यस, अब इसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की बात, सेल थ्योरी क्या, सेल थ्योरी का मतलब है, सेल थ्योरी का सिंपली आप मान सकते हैं कि सेल थ्योरी मतलब, सेल थ्योरी का मतलब किसी ने क्या किया, सेल के बारे में कुछ बोला तो उसको हमने थ्योरी नाम दे दिया। मतलब किसी ने बिना
बिना एक्सपेरिमेंट के बोलना हमारी थ्योरी कहलाती है। तो सेल थ्योरी के लिए में हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट साइंटिस्ट है 1831 में, इन 1838, ठीक है, मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक है, यस। तो जर्मन की जगह आप यहाँ पर ब्रिटिश ही कर लीजिए, ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं, ठीक है, यस। और एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और ये सेल्स जो होती है टिश्यू में अरेंज हो जाती हैं। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन एक ब्रिटिश क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो देखो बॉटनिस्ट है तो प्लांट का ही अध्ययन करेंगे। अब क्या हुआ, जब प्लांट है तो हम यहाँ सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे, तो बॉटनिस्ट है तो प्लांट का अध्ययन किया, ठीक है, यस। प्लांट का अध्ययन किया। प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलते हैं, और टिश्यू कैसे मिलते हैं, सेल से मिलते हैं। तो इसका सिंपल सा